नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेलो डॉक्टर। और इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अस्थि रोग विभाग के प्रोफेसर अनुरोध सांडिल्य। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रोफेसर अनुरोध सांडिल्य अब तक 1500 से भी ज़्यादा स्पाइन सर्जरी कर चुके हैं और 500 से ज़्यादा नी और हिप रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से ये अपनी अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर अस्थि रोग की बात करें या आपके इस डिपार्टमेंट की बात करें तो नॉर्मली किसी के फ्रैक्चर होता है या पैर में हड्डी टूट जाती है तभी अस्थि रोग को माना जाता है। तो और भी कई तरह की बीमारियां होती है जो कि अस्थि से जुड़ी हुई होती है। किस तरह की बीमारियां वो होती है? एक्चुअली अस्थि रोग का अगर अपन इंग्लिश में देखें ऑर्थोपेडिक लिखते हैं तो ऑर्थोपेडिक में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आता है। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब ये है कि हड्डी से रिलेटेड और उसके बाद मांसपेशियों से भी रिलेटेड। और इसमें हम लोगों का रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड हो गया, जोड़ प्रत्यारोपण हो गया, लिगामेंट्स की सर्जरी होगी। तो ये सिर्फ हड्डी टूटने से नहीं, पर अस्थि रोग में बाकी ये डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होते हैं। अगर किसी के मांसपेशियाँ कटी, खून बह रहा है, ये सारा पार्ट उसमें ही आता है। कहीं आपका वेसल्स का हो गया, जो ये सारा पार्ट आपका अस्थि विभाग में आता है। किस तरह की बीमारियां जो है वो होती है? अगर हम देखें लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हुई है लोगों की, तो उसका कितना प्रभाव जो है वो इनके बीमारियों के ऊपर पड़ा है? ये आपने बहुत सही बोला। कई ऐसी जो बीमारियां हैं, जैसे कहा जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया जो घुटनों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बॉडी मसल ये बोन्स वीक हो जाती हैं, इस तरह की बीमारियां काफ़ी प्रचलन में हैं। और देखा जाए तो ये अपनी स्पाइन की सर्जरीज ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम्स। इन सब के पीछे हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहले के ज़माने में हमारे जो घर में होता था, हम लोग काफ़ी वॉक करते थे, घूमते थे, खान पान अच्छा होता था, पर अब वो सब बदलाव आ गया है और लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों का असर धीरे धीरे इन पे आ रहा है। जैसे अगर लोगों की लंबी सिटिंग होने लग गई है पहले के मुकाबले, तो आप कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं कभी भी तो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि आप थोड़ी देर बैठो, 1 घंटा बैठने के बाद 1 मिनट का आप राउंड लो, कंटिन्यूसली सिटिंग ना करो, प्रॉपर पोजीशन में बैठो। लोग अपने कुर्सी पे बैठे हुए तो उनके पाँव की पोजीशन सही होनी चाहिए। नीचे एक स्टूल रख लो ताकि वो पोस्चर मेंटेन रहे, थोड़ा सा आगे झुक के ना बैठें, सहारा लेके बैठें। बाकी मॉर्निंग वॉक करें, संतुलित आहार लें, और अगर कोई भी बीमारी हो या कोई भी लगे तो जल्द अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। नहीं तो अपन उसको खींचते रहते हैं तो वो कब चीज़ें एक्यूट से क्रॉनिक बन जाती है जो हमारे साथ चलती रहती है, उसका हमें ध्यान रखना होता है। कई बार सामान्य पैरों में दर्द हो रहा है या किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है, कोई भी दवा लगा ली, बाम लगा ली या उस मलहम लगा ली और उससे अपन ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह की जो लापरवाही करते हैं या उस तरह से उस पर ध्यान नहीं देते, तो क्या ये गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकती है क्या? ये मैं नहीं कहूँगा कि हर कमर का दर्द ही अगर गंभीर होगा, बट इसमें हमें सिम्टम्स का ध्यान रखना होता है कि कहीं अगर कमर दर्द होकर आपके पाँव में खिंचाव आ रहा है, सुनपन आ रहा है और आप उनको नेग्लेक्ट करें तो वो इम्पोर्टेंट। कमर दर्द है, अगर मांसपेशी का खिंचाव है वो ठीक है, हमने गोली ले ली, आराम लगा लिया, तेल लगा लिया, वो ठीक है, बट इसमें भी मालिश नहीं करनी चाहिए। कई जगह आप मालिश करते तो मालिश का भी नुकसान है। तो आपको नॉर्मली किसी चीज़ को पहले देखना चाहिए कि वो कितनी गहराई है और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई ऐसे मरीज हैं जिनके पाँव में सुनपन आ रहा होता है, उसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं। सुनपन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में नस दब रही है, नस दब रही जिसकी वजह से सुनपन आ रहा है। तो वो सुनपन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नस दब रही मतलब नस पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है और वो धीरे धीरे समय के हिसाब से वो नस और प्रेशर पड़ता जाएगा तो उसकी काम करने की क्षमता खत्म होती जाएगी। और एक बार किसी चीज़ की काम करने की क्षमता खत्म हो गई तो वो वापस से रीजनरेट होने में टाइम लगता है, कई बार आता भी नहीं है। अगर बात करें बच्चों की बात करें तो क्या इस तरह की बीमारियां बच्चों में भी होती है, या बच्चों को अगर इन बीमारियों से बचाना है तो किस तरह का पेरेंट्स को जो है वो ध्यान रखना चाहिए? देखो, हमारे शहरी वातावरण में देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हो गई, सब आजकल फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, बट बच्चों का जो एक्सपोजर है सनलाइट का नहीं रहता है। वो दिन भर घर में रहते हैं, चार दीवारी में बंद रहते हैं, तो एक सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर बहुत मस्ट है। ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती है तो इनमें बच्चों का खान पान बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हड्डियां मजबूत रहे, उनको बैलेंस डाइट दें, सब कुछ रहे। अगर ये नहीं रहेंगी तो आगे चल के इनके लिए तकलीफ़ें और बढ़ती जाएंगी। एक डॉक्टर साहब, अगर बात करें कोविड के बाद में
कितना असर इन बीमारियों पे हुआ है। और एक अगर देखा जाए तो काफ़ी सुनने में आता है कि कोविड के बाद में हिप रिप्लेसमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसके पीछे क्या कारण रहा है? बिल्कुल अविनाश जी, ये एक बहुत कॉमन चीज़ हुई है जो हर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहा है। पहले हिप रिप्लेसमेंट कॉमन नहीं थे इतने, बट कोरोना के बाद इनका नंबर बहुत बढ़ गया है और जो पेशेंट पाए जा रहे हैं वो 24 से 30 साल की उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर इस उम्र के लड़कों में लड़कियों में अगर घुटना कुल्ला जो प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनमें एवियन हो रहा है। एवियन मतलब कि वहाँ के उनके कुल्ले की सप्लाई, ब्लड सप्लाई खत्म हो रही है और वो धीरे धीरे गोला गलने लग गया है। इस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर काफ़ी जगह रिसर्च भी चल रही है और हम लोग इन पर देख भी रहे हैं। तो इसका एक कारण जो सामने आया वो आया स्टेरॉइड्स का यूज़। ड्यूरिंग कोविड हमारे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ हुआ था। तो स्टेरॉइड हमारे लिए हमेशा से देखा गया है, किताबों में लिखा गया है, पढ़ते भी आए हैं कि स्टेरॉइड का एक रिलेशन होता है एवियन से, तो वो है। बट अभी ये तथ्य जांचनीय है और इन पे भी रिसर्च चल रही है। बट हाँ, ये ज़रूर सच है कि कोरोना के बाद आपको पेशेंटों में हिप रिप्लेसमेंट की क्वांटिटी बढ़ी है। अगर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर अस्थिरोग विभाग को किस तरह से डेवलप किया गया है? क्या, क्योंकि आमतौर पे देखा जाए तो पहले एक चलन था कि उदयपुर में फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, लोग बाहर की तरफ जाते थे, अहमदाबाद मुंबई उधर जाते थे। तो यहाँ पर अपन ने किस तरह से डेवलपमेंट किया है कि यहाँ के मरीजों का इलाज यहाँ पे हो पाए? और क्या बाहर से भी मरीज आपके यहाँ पे आते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बोला है कि पहले के अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी में बहुत फ़र्क हुआ है और पिछले 10 सालों में मेडिकल बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। कई ऐसी बीमारियां थी जो हम सोचते थे कि जिसके लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा है, बट अब वो सारी चीज़ें अवेलेबल हर शहर में हो गई। पर देखा जाए तो पैसिफिक में हमने बहुत ही उम्दा मशीनरी रख रखी है और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास मॉड्यूलर ओटीज़ हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब तरह के जो आप सोचें कि जो आप देखते हैं कि ये इलाज आपका दूरबीन का है तो आपको दिल्ली जाना मुंबई जाना, ऐसा कुछ नहीं है। सारे इलाज जितने भी ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन होते हैं सब यहाँ होते हैं, सारे अत्याधुनिक तकनीकों से और अच्छे रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात है बहुत किफ़ायती दरों पे। क्या आज हम जहाँ उदयपुर में आसपास एक ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे इस बेल्ट के पास इतना पेइंग नहीं है, तो ये लोग देखा गया है कई बार अपने पैसे की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते, तो यहाँ पे बहुत ही किफ़ायती दरों में इनका इलाज हो रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मरीजों को अब ऐसा जाना नहीं पड़ रहा, बल्कि इवन आप देखा जाए तो हमारी नेबरिंग स्टेट एमपी है, एमपी से नीमच, जावरा, मंदसौर, इस साइड से काफ़ी मरीज आते हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके इलाज करवाने हैं। आपने काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो है वो किए, रिप्लेसमेंट भी नी और हिप का किया है। किस तरह से जो ये जो है इन बीमारियों का किस स्टेज पे जाके कि आपको हाँ अब इसका रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, या कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी है जिससे कि इनका उपचार किया जा सकता है? देखो, हर किसी बीमारी के हमारे अगर ऑर्थोपेडिक या किसी में भी देखा है तो ग्रेड्स होते हैं, तो जिस ग्रेड पे पेशेंट पहुंचता है उसके ऊपर रहता है। और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि पेशेंट सर्जरी के अंदर है। सर्जन है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सर्जरी होनी चाहिए। हर सर्जन की या हर डॉक्टर की इच्छा होती है कि मरीज सिर्फ दवा लेके ठीक हो जाए। जब स्थितियाँ दवा से ठीक होने लायक नहीं होती तभी उसको सर्जरी के लिए बोला जाता है। पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं, अगर उससे नहीं ठीक होता है या फिर स्थिति ज़्यादा चेंज हो चुकी है, पेशेंट हमारे पास लेट रिपोर्ट कर रहा है, तभी हम सर्जरी के लिए उसको सलाह देते हैं। अब एक सामान्य कहें कि क्योंकि आपने कहा था कि उदयपुर जो है वो ट्राइबल एरिया है, तो क्या ट्राइबल्स की अपनी एक लाइफ होती है, उनका वर्कआउट भी होता है, वो मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो क्या शहर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे और जो ट्राइबल्स से आ रहे हैं, क्या दोनों की बीमारियों में कोई फ़र्क है? ये ट्राइबल्स में ज़्यादा हो रही है या उस पर अगर नहीं, लाइफस्टाइल की वजह से फ़र्क आता है। जैसे आप ट्राइबल्स को देखोगे तो ट्राइबल्स के वर्क स्टाइल ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत रहती हैं। पर इसमें जोन के हिसाब से फ़र्क रहता है। जैसे आप देखेंगे कि बांसवाड़ा साइड जाएँ या जालोर साइड जाएँ इधर, या सिरोही साइड जाएँ, इधर क्या होता है फ्लोरोसिस ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ्लोरोसिस से रिलेटेड उनकी हड्डियों में अलग चेंजेस होते हैं। फिर जो खेतों में ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा देर झुक के काम कर रहे हैं, तो उनके कमर में वो पोजीशन का फ़र्क पड़ता है। बट ये पर्सन टू पर्सन, उसके बाद क्या है, इनका खान पान का बहुत फ़र्क आ रहा है। पहले के और अभी में बहुत फ़र्क हो गया है। आज खान पान हमारा ही नहीं फ़र्क पड़ा, खान पान इनका भी फ़र्क पड़ा है। तो जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं उन सब का असर सब जगह देखना मिल रहा है। बट हाँ, जो बीमारियां हमें शहरी लोगों में मिलती है और जो बीमारियां हमें ट्राइबल में मिलती है, दोनों में डिफरेंस है। हम उस तरीके से सेम नहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी ने नी रिप्लेसमेंट अपना कराया है तो क्या वो वन टाइम रहता है, उसकी सक्सेस जो है वो कितनी रहती है, या फिर से अगर उसको रिप्लेस कराना है, री रिप्लेसमेंट अगर ना कहें,
तो क्या उसको में प्रोसेस? देखो इसमें क्या होता है, हर चीज़ की एक लाइफ है। आप कुछ भी लोगे, किस एज में आप करवा रहे हैं और किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, उसके बारे में मान लो किसी ने ऑपरेशन करा है, ऑपरेशन करने के बाद उसको फ्रैक्चर हो गया है या हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो ये किसी भी सर्जरी से रिलेटेड ये पार्ट हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते इन्फेक्शन में। तो ऐसे रिवीजन सर्जरीज भी है और हमारा ये स्पेसिफिक सेंटर है जहाँ पे हम रिवीजन रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं और आमंत्रण यहाँ पे काफ़ी पेशेंट आते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए जाते हैं रिवीजन रिप्लेसमेंट सर्जरीज के। किस तरह से आप ध्यान रखते हैं ताकि कि जो पेशेंट यहाँ पे आए उसको एक बार ट्रीटमेंट करा लिया तो वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे? किस तरह के यहाँ पर क्या लोगों को अवेयरनेस के लिए भी आप उनको बोलते हैं, उस तरह के क्या कोई वर्कशॉप वगैरह भी आयोजित की थी ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर लाई जा सके? मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्जरी के बाद फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको मूवमेंट करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों के ध्यान करते हैं तो आपकी सक्सेस ऑफ सर्जरी बढ़ जाती है। इवन वर्कशॉप की आपने बात करी तो अभी लास्ट ईयर हमने एक योगा सेशन भी करवाया था यहाँ पे, जिसमें हमने सिर्फ 3 महीने पुराने मरीज उनको बुलाया था और उनका योगा करके दिखाया था। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आमंत्रण लोगों में धारणा रहती है कि ऑपरेशन कर लिया तो हमारी लाइफ बदल जाएगी, हमारा नहीं, वो 3 महीने पुराने लोग भी योगा कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये आप मन से हटा दें कि भाई सर्जरी के बाद आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी। सर्जरी आपकी लाइफ नॉर्मल ही करेगी और आप अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे वो सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने का। तो आप थे प्रोफेसर अनुरुद्ध सांडिल्य, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अस्थि रोग विशेषज्ञ रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और हमसे उन्होंने बताया कि किस तरह से अस्थि रोग की बीमारी होती है और किस तरह से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमसे जुड़ेंगे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टर शिव कौशिक और उनसे बात करेंगे ENT से जुड़ी बीमारियों के बारे में।